पीछे पड़ चुके हैं। नीता की हत्या हो चुकी थी और अब लोग सरदारों को आतंकवादी करार देकर उसके साथ खूनी होली खेल रहे थे। जब खूनी भीड़ मेरी ओर बढ़ी तो मैं एक डॉक्टर की क्लिनिक में घुस गई। कई जिस्मों को भोगने का दम भरने वाला और डॉक्टर मुझे भी अपनी मर्दानी बाहों का स्पर्श कराने के लिए मेरे सामने दाना डालने लगा। अब आगे बढ़िए। दंगे फसाद हो जाने के बाद अब चारों ओर सिर्फ शांति ही शांति थी। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और उस शांति में अजीब सा कड़वाहट भरा मातम छाया हुआ था। मेरे मन को ढांढस बंधाने के लिए यह सब काफी था। मैं मन ही मन सोचने लगी कि सिर्फ इस दुनिया में मैं ही दुखी नहीं हूँ, आशाएं नहीं हूँ। दंगे फसाद के शिकार ये सभी लोग मेरी ही तरह बेबस और लाचार है। जब इनमें जीने की शक्ति है तो मुझे क्या हुआ जो मैं हताश निराश हूँ। टूटी हुई दुकानें फिर से बनाई जा रही थी, चोट खाए लोग मरहम पट्टी करवा रहे थे, तो क्या मैं अपनी मरम्मत नहीं कर सकती हूँ। मुझे पुरुषों की औकात का अंदाजा लगाना था। वे अब तक औरतों की तोड़ते आए हैं, उसके साथ केवल अपनी मनमानियां करते आए हैं और इसी में ही अपनी बढ़ोतरी समझते हैं। अब मैं उन्हें तोड़ूंगी, उनके साथ करूंगी, उनकी धज्जियां उड़ाऊंगी। यही सोचते सोचते मैं एक होटल के गेट के पास चली गई। वह होटल 5 स्टार होटल था। उसी वक्त मुझे बाहर एक अधेड़ उम्र का आदमी मिला। मैंने देखा वो मेरी तरफ बस एकटक देखे जा रहा था। वो जब अंदर जाने लगा तब उसने मुझे कहा, चलो अंदर चलो। मैं कुछ ना बोली तो वह मुझे बोला, बाहर रहकर क्या करोगी, अंदर जाओगी तो तुम्हें अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। 5 स्टार होटल का खाना शायद तुमने कभी खाया नहीं होगा। वह आग्रह पूर्वक शब्द ने बोला, नहीं मैंने खाया तो नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसे भी तो नहीं है। मैं एक सांस में ही बोल गई। वह हंसने लगा, मेरे पास तो है ना, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। तुम जैसी हसीन और दिलदार लड़कियों पर मैं अपनी सारी दौलत लुटा दूं तो भी कम ही है। उसके यह कहते में समझ गए कि बूढ़ा आशिक मिजाज व्यक्ति है, लड़कियां इसकी कमजोरी है, इससे पैसे ऐंठे जा सकते हैं। मैं सोचते ही खुशी के मारे खिल उठी और उसका हाथ थामे गेट के होते हुए होटल में प्रवेश कर गई। वह खाने की मेज पर बैठते ही बोल पड़ा, क्या लोगी। मैंने कहा, तुम जो खाना मंगवाओगे मैं वही खाऊंगी। ठीक है तो चलो किचन, चिकन मटन खाते हैं। आज मौसम भी कुछ ठंडा ठंडा सा है। और फिर उसने चिकन मटन का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद ही गर्मा गर्म खाना आ गया। उसके बाद हम दोनों ने भरपेट खाना खाया। खाना खा लेने के बाद वह थोड़ा सहमते हुए बोला, अब तुम कहाँ जाओगे। यह सुनते ही तो मेरी सांसें रुक गई। मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अब इसे क्या बताऊं, यह सोचते मैं काफी नर्वस हो गई। वह एक मांझा खिलाड़ी था। मेरी ओर देखते उसने फिर वही सवाल दोहराया। तो मैं रुक रुक कर बोली, मैं कहाँ जा सकती हूँ, मैं तो बेघर हूँ। कौन कहता है कि तुम बेघर हो। यह जो इतना बड़ा होटल है, इस होटल में एक कमरा हमेशा मेरे नाम से बुक रहता है। आओ मेरे साथ। यह कहकर वो होटल की सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर आ गया और एक कमरे की ओर इशारा करते हुए बोला, लो ये चाबी और ले जाकर दरवाजा खोलो। मैं चाबी लेकर ताला खोलने लगी। ताला जब खुल गया तो दरवाजा खोलकर अंदर आ गई और फिर जैसे ही मेरी नजर कमरे पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वाह क्या शानदार कमरा था। अभी मैं कमरे को निहार ही रही थी, उसी वक्त मुझे किसी मर्दाने के स्पर्श का एहसास हुआ। मैंने कनखियों से देखा तो वह बुढ़ा मेरे कंधों को धीरे धीरे दबा रहा था। लेकिन मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो इसके लिए पहले से ही तैयार थी और मुझे यह भी पता था कि यह बुढ़ा मुझ पर इतना मेहरबान क्यों है। शायद हम ही मजबूर थे। मैं बेघर थी, मेरे पास रहने को घर नहीं थे। अब वो बुढ़ा मेरे कंधे को सहलाते सहलाते मेरे जिस्म पर चिकोटी काट ली, जिसके कारण मैं उछलकर एक कोने में जा खड़ी हुई। उसने बच्चों वाली हरकत कर दी थी। मैंने गौर से देखा, उसकी आंखों में गजब की मादकता झिलमिला रही थी। वो बड़े ही अजीब ढंग से मुस्कुरा रहा था। मैंने अभी तक कई युवा पुरुषों के साथ संबंध बनाए थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी मुझे कोई पीड़ा नहीं पहुंचाई थी। अब तक मैंने 10-15 बुढ़ों के साथ संबंध बनाए थे और सभी ही उदंड और बदतमीजी ही इस मामले में निकले थे। शायद इनकी वजह उनमें उत्तेजन उत्तेजनाओं का ना होना ही था। वे सिर्फ मुझे तेज गति से ही छूते छाते थे, चूमते चाटते थे। मैं इतना तो पहचान ही गई थी, इस उम्र में आकर पुरुष नुन रोगी बन जाता है और महिलाओं इस उम्र में आकर शांत स्थिर पड़ जाती है। मैंने सोचा क्यों नहीं इस बुढ़े को रगों पर हाथ रखा जाए। फिर मैंने पूछा, जनाब इस उम्र में भी तुम लड़कियों के साथ ये सब करने की बात कैसे सोचते हो। वह हंसने लगा और बोला, बुढ़ों का दिल तो जवान ही रहता है, भले उसका शरीर उसका साथ ना दे।
यही कारण है कि जब मैं किसी कमसीन लड़की को देखता हूँ, मेरा मन उसके जिस्म के साथ खेलने के लिए ललचाने लगता है। फिर मैंने उससे कहा, तुम्हारी पत्नी की देह क्या इस खेल के लिए उपयुक्त नहीं है? मैंने उससे छेड़ा तो वो बोला, वो तो बुढ़ी हो गई है, उसको आग ठंडी पड़ गई है, वह तो इन क्रियाओं को करने की इजाजत देना भी पाप समझती है। वे मुस्कुरा पड़े, तो क्या तुम बुढ़े नहीं हुए हो? फिर वह बोला, मैंने कहा ना कि शरीर बूढ़ा हुआ है, मन अभी भी जवान है, तो क्या तुम मुझे संतुष्ट कर सकोगे? तुम्हारे शरीर में तो उत्तेजना आती ही नहीं होगी। मेरे यह कहते हुए हंसने लगा। शरीर की उत्तेजना से मेरा क्या लेना देना? मन की उत्तेजना से मुझे मतलब है, लेकिन मुझे तो तुम्हारे शरीर की उत्तेजना से मतलब है। मुझे है कि तुम उत्तेजित करके छोड़ दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं ये कहते कहते चिंतित हो उठी। इसी बात को तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, तुम्हें होटल का इतना शानदार कमरा दिया है, जानती हो इस कमरे का एक रात का किराया कितना है? पूरी 1,000 रुपये। ये कहते कहते बूढ़ा मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। मैं उसे मना ना कर पाई। उसके मुंह में असली दांत तो थे नहीं, बनावटी दांतों से उसने मेरे नर्म और गुलाबी गाल को कसकर काट लिया। मैं दर्द के मारे बिलबिलाकर 2 कदम पीछे हट गई। वह मुझे अव्वल दर्द का यौन रोगी लगा हुआ मुझे दर्द से कहराते देखकर शायद उसे संतुष्टि मिल रही थी, क्योंकि वह बहुत ही खुश था। फिर वो मेरे नजदीक आकर बोला, कपड़े उतार लो। मैं डर के मारे थर थर कांपने लगी। अगर मैंने कपड़े उतार दिए, उसने मेरे सारे शरीर को नोच डाला तो क्या होगा? मेरी तो जान ही निकल जाएगी। इतने में वो बोला, कपड़े उतारने के 5,000 रुपये तुम्हें मिलेंगे। विश्वास ना हो तो लो, या गड्डी संभाल कर रख लो। 5,000 की गड्डी मुझ जैसी खूबसूरत लड़की के लिए कोई ज्यादा नहीं थी। मैं तुनकते हुए बोली, मेरी कीमत तुमने 5,000 ही लगाई है? तुम जैसे पोपले बुढ़े के हाथों को बुढ़िया भी ना आने वाली। मेरे यह कहते हुए हंसने लगा। फिर बोला, तो क्या है तुम्हारी कीमत? मेरी कीमत तो बहुत है, तुम किस्तों में भी नहीं दे पाओगे। मैं इतना मूर्ख थोड़ी ही थी कि अपनी कीमत लगाती। उस बुढ़ी ने 10,000 की एक और गड्डी बैग से निकालकर मेरी ओर सरका दी। फिर वह बोला, अब तो तुम खुश हो? मैं धीरे से मुस्कुरा दी और एक एक करके सारे कपड़े उतार दिए। मेरे चिकने जिस्म देखते हुए किसी भेड़िए की तरह मेरे ऊपर टूट पड़ा और फिर मेरे पूरे जिस्म को जीभ से चाटने लगा। पसीने से नहाई मेरे जिस्म को चाटने में जरा भी घिन नहीं आ रही थी। और फिर उसके बाद वह मेरे पकड़ के दांतों से गुनगुनाने लगा। मैं अचानक चित्कार उठी। मेरे शरीर में ज्वाला सी धधक रही थी, ऐसी आग की ज्वाला जो उसके कांपते हाथों की गर्मी पाकर और भी भड़कती ही जा रही थी। तभी वह मेरी आंखों के पलकों को चाटने लगा। मैंने घृणा से अपनी सांस रोक ली, क्योंकि उसके मुंह से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। मैंने आंखें मूंद कर दूसरी तरफ जैसे ही फेरनी चाहे, उसने मेरे माथे पर अपने बनावटी दांत गड़ा दिए। मैं दर्द से अचानक ही चीख पड़ी और उससे स्वयं को छुड़ाकर कहराने लगी। मुझे कहराते हुए देखकर अब वह वापस मेरे पास नहीं आया, बल्कि लाल लाल आंखें करके बस मुझे घूरने लगा। मैंने देखा उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। वह अपनी जीभ से आड़ी तिरछी चाट रहा था। मुझे लगा अब मैं नहीं बचूंगी, तो मैं दौड़कर बाथरूम आ गई और छिटकली लगाकर अपने आप को संयमित करने लगी। मर्द कितना जानवर होते हैं, जब कुछ नहीं कर पाते तो गुस्से में औरत को नोचना शुरू कर देते हैं। मैं सोच ही रही थी कि वह कमरे से बाहर हो गया। मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि दुनिया की अधिक औरतें पुरुषों से पीड़ित है, लेकिन मैं तो विवाह बंधनों से मुक्त हूँ और अपना पुरुष बदल सकती हूँ। लेकिन उन औरतों की पीड़ा को तो कोई था ही नहीं जो विवाहित है। पति के मुंह से शराब की बदबू आए, या पान मसाले की दुर्गंध आए, या फिर सिगरेट की उल्टी ला देने वाली बदबू आए, उन्हें तो बर्दाश्त करना ही होता है। इतने सोचकर मैं कमरे से बाहर आ गई और सीढ़ियां उतरते हुए नीचे हॉल में आ गई। इधर उधर देखा तो काउंटर पर कोई नजर नहीं आया। मैं धीरे धीरे से दबे पांव हॉल से बाहर होते हुए गेट की ओर बढ़ गई। तभी मेरी नजर उस बुढ़े की कार पर पड़ी। मेरा कलीजा थक थक करने लगा। मैंने देखा वह कार से शराब की 2-3 बोतलें निकालकर गेट की ओर ही आ रहा था। मैं गेट की दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। उसने मुझे नहीं देखा और डगमगाते पैरों से चला गया। शायद वह मेरे लिए ही शराब की बोतलों ले जा रहा था। उसके जाते मैं गेट से बाहर आ गई और पैदल ही सड़क पर दौड़ने लगी। मैं पूरी तरह से हाँप रही थी। एक खूबसूरत अकेली औरत के लिए दुनिया की राहें कितनी पथरीली और कठिन होती है। मेरा तो दम घुटने लगा था, लेकिन मैं अब उतनी परेशान और चिंतित नहीं थी, क्योंकि मेरे पास पूरे 15,000 रुपये थे। मैं किसी भी शानदार होटल में कुछ दिनों तक चैन से रह सकती थी। मैं उस शहर की को छोड़ देना चाहती थी जहाँ के पुरुष बुढ़े और मानसिक रोगी वाले थे। मेरे लिए कितनी हैरानी की बात थी कि अब तक मेरे संपर्क में आने वाले अधिकांश पुरुष बूढ़े ही थे। इससे यह बात तो मालूम हो ही गई थी
कि एक कमसीन और खूबसूरत स्त्री के गर्दनान अधेड़ उम्र के पुरुष ही ज्यादा है। पैसे भी देने के लिए उन्हीं के पास है। युवा पुरुष में संतुष्टि तो दे सकते हैं, पर पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें घर पर पैसों के हिसाब देना होता है। वे पूरी तरह से घर के मालिक नहीं होते हैं। बुढ़ों का क्या, उनकी पत्नियां उन्हें घास डालती नहीं, बच्चे उनसे रुपये पैसे का हिसाब लेते नहीं। पत्नी से उपेक्षित और आर्थिक रूप संवंत बुढ़े अपने अय्याशियों पर आए दिन धन लुटाने के लिए पूरी तरह से आजाद होते हैं। मुझे धन कमाना है तो बुढ़ों को फंसाना होगा। बुढ़ों के साथ थोड़ा जोखिम भरा है तो क्या हुआ, वे मेरे हुस्न का सही मूल्यांकन तो करते हैं। तभी मैं सिर्फ एक दूसरे होटल के सामने आ खड़ी हुई। अंदर आकर कमरे का पता किया तो एक कमरा खाली था। मैं एडवांस पैसे जमा कर होटल के कमरे में आ गई। कमरे के अंदर की व्यवस्था बड़ी अनोखी और लुभावनी थी। सारे आधुनिक साजो सामान कमरे में मौजूद थे। मुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। अब मैं आगे की कहानी पढ़े भाग 9 में। थैंक यू।